नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नर्सिंग विद अक्षत यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के बारे में। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। तो इस टॉपिक को हम बिल्कुल आसान भाषा के अंदर समझेंगे। क्या होता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, क्यों होता है, किस कारण से होता है, क्या साइन सिम्टम होते हैं और क्या ट्रीटमेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के बारे में। ठीक है, अगर मैं टॉपिक की भूमिका बनाऊं तो टॉपिक का नाम देखने को मिलता है रेस्पिरेटरी, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो क्या होता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, समझिए। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है ड्यू टू लेक ऑफ सर्फेक्टेंट। किसकी वजह से होता है? ड्यू टू लेक ऑफ सर्फेक्टेंट, यानी सर्फेक्टेंट की कमी की वजह से देखने को मिलता है आपको क्या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। क्यों? क्योंकि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसके लंग्स क्या होते हैं? कोलैप्स होते हैं। क्योंकि लंग्स कोलैप्स होते हैं तो प्लेसेंटा क्या करता है? रेस्पिरेशन का काम करता है। किसका काम करता है? रेस्पिरेशन का काम करता है। यानी प्लेसेंटा का काम क्या है यहाँ पर? रेस्पिरेशन का। कब? जब माँ के पेट में क्या होता है? बच्चा, और बच्चे के लंग्स क्या होते हैं? कोलैप्स। तो उस समय प्लेसेंटा काम करता है रेस्पिरेशन का। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ आगे इस प्रोसेस के अंदर, तो देखिए यहाँ पर यूट्रस को शुद्ध खून ले जाने वाली आर्टरी होती है यूट्राइन आर्टरी, और अशुद्ध खून ले जाने वाली होती है यूट्राइन वेन्स। जब बच्चे के एयर बैग बंद हैं, तो जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो एयर बैग मतलब क्या होते हैं? लंग्स कोलैप्स होते हैं। और लंग्स कोलैप्स होते हैं, जैसी डिलीवरी हुई और लंग्स जैसे ही बच्चे ने क्राई किया तो लंग्स अपने आप खुल जाएंगे। ठीक है, तो बेबी ने जैसे ही क्राई किया तो रेस्पिरेशन क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही रेस्पिरेशन स्टार्ट हुआ तो लंग्स खुल जाएंगे। ठीक है, लंग्स खुल गए तो रेस्पिरेशन स्टार्ट हुआ। अब इसके बाद क्या होगा? अगर लंग्स नहीं खुले, तो इनिशिएशन ऑफ रेस्पिरेशन नॉट डन बाय न्यूबॉर्न। अगर लंग्स ओपन नहीं हुए तो इनिशिएशन ऑफ रेस्पिरेशन should not done by newborn। ठीक है, ये तो आगे चले। जब एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर और इनिशियल ऑफ द थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर लंग्स में सर्फेक्टेंट बनना स्टार्ट हो जाते हैं। लंग्स के अंदर सर्फेक्टेंट बनना कब स्टार्ट होते हैं? तो एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर और इनिशियल ऑफ द थर्ड ट्राइमेस्टर तो सर्फेक्टेंट बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब सर्फेक्टेंट बनाता कौन है? तो ईसी इनहिबिटर जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 और न्यूमोसाइट सेल 2 है, ये लंग्स में पाई जाने वाली सेल होती है जो कि केमिकल कंपोनेंट बनाती है, उसका नाम है सर्फेक्टेंट। तो सर्फेक्टेंट बनाता कौन है? तो लंग्स में, किसके अंदर? लंग्स में सेल पाई जाती हैं और उन सेल का नाम है ACE, तो या अपन बोल सकते हैं न्यूमोसाइट्स। ठीक है, न्यूमोसाइट्स 2। ये क्या करती है? केमिकल कंपोनेंट बनाती हैं ये सेल, और ये केमिकल कंपोनेंट बनाती है और उस केमिकल कंपोनेंट का नाम होता है सर्फेक्टेंट।
क्या होता है? सर्फेक्टेंट। तो सर्फेक्टेंट कौन बनाती हैं? लंग्स में पाई जाने वाली सेल ACE2 और न्यूमोनाइट सेकेंड, ठीक है। तो ये क्या करती है? सर्फेक्टेंट बनाती है। अब सर्फेक्टेंट क्या होता है? तो सर्फेक्टेंट एक फॉस्फोलिपिड होता है। सर्फेक्टेंट तो सर्फेक्टेंट क्या होता है? सर्फेक्टेंट एक फॉस्फोलिपिड होता है। क्या होता है? फॉस्फोलिपिड होता है, जिसके अंदर लेसिथिन और स्फिंजोमाइलिन होता है। और उसके आपके अंदर उसका रेशो 2:1 होता है, जिसके कारण लंग्स पिचकते नहीं है, लंग्स कोलैप्स नहीं होते हैं। तो सर्फेक्टेंट क्या? एक फॉस्फोलिपिड है जिसके अंदर लेसिथिन और स्फिंगोमाइलिन पाया जाता है, और जिसका रेशो 2:1 होता है, जिसके कारण लंग्स कोलैप्स नहीं होते हैं। तो ये क्या करते हैं? इट प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ एल्वोलाई। तो ये किसको प्रिवेंट करते हैं? एल्वोलाई को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करते हैं। तो सर्फेक्टेंट बनता कब है? तो 20 से 24 वीक पर स्टार्ट होता है सर्फेक्टेंट बनना। क्या यहाँ तो होता है स्टार्ट, ठीक है। और पूरा कब बनता है? पूरा बनता है 36 से 38 वीक पर। ये क्या हो जाता है? कंप्लीट फॉर्मेशन हो जाता है। तो 20 से 24 वीक पे तो स्टार्ट हुआ, और 36 से 38 वीक पर सर्फेक्टेंट पूरा कंप्लीट बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए, जो एल्वोलाई के अंदर, ठीक है, न्यूमोसाइट फर्स्ट और न्यूमोसाइट सेकेंड, ये दो क्या करती हैं? तो न्यूमोसाइट फर्स्ट और न्यूमोसाइट सेकेंड के बारे में आपको बताता हूँ। तो न्यूमोसाइट फर्स्ट तो होती है जो गैसियस का एक्सचेंज करती है। क्या करती है? गैसियस एक्सचेंज, यानी O2 लेती है और CO2 को छोड़ती है, ठीक है। O2 लेते हैं, CO को छोड़ती है, यानी गैसेस का एक्सचेंज करती है। जबकि न्यूमोसाइट सेकेंड क्या करती है? कोलैप्स होने से बचाती है। इट प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्स, ठीक है, कोलैप्स होने से बचाती है। अब सुनो क्या होता है, सुनिए। जब सर्फेक्टेंट की कमी हुई, ठीक है, जब सर्फेक्टेंट कमी होती है, तो सर्फेक्टेंट की कमी होने पर बच्चे न्यूबॉर्न्स के अंदर क्या डेवलप होता है? न्यूबॉर्न डेवलप्ड RDS, जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाता है जब सर्फेक्टेंट की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, ठीक है। कोलैप्स होने से बचाने वाला कंपोनेंट ही नहीं है, तो बच्चे के अंदर क्या हो जाता है? डेवलप रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम डेवलप्ड हो जाता है। और जब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है, तो क्या क्या देखने को मिलते हैं? सबसे पहले देखने को मिलता है टेकीकार्डिया। ये इसके साइन और सिम्टम्स हैं, टेकीकार्डिया। और टेकीकार्डिया इसलिए देखने को मिलता है जब बच्चे को सांस ही नहीं आएगी। बच्चा पैदा होता ही सांस नहीं आएगी, तो बच्चा अपनी हार्ट रेट को बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो टेकीकार्डिया देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा देखने को मिलेगा नेजल फ्लेरिंग बोल दो, या बोल दो वाइड ओपन माउथ, मुंह खोलकर सांस लेने की कोशिश करेगा। दूसरा देखने को मिलता है ग्रंटिंग साउंड। क्या होता है? खड़खड़ की आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है, ग्रंटिंग साउंड। और क्या देखने को मिलते हैं? तो और देखने को मिलते हैं ग्रंटिंग साउंड के अलावा इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन। क्या देखने को मिलता है? इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन, ठीक है, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन देखने को मिलता है। और क्या देखने को मिलता है? तो ब्रेडीकार्डिया देखने को मिलता है, ब्रेडीकार्डिया और साइनोसिस। तो ब्रेडीकार्डिया और साइनोसिस ये आपके दोनों लेट साइन के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? ये दोनों लेट साइन के अंदर आते हैं।
अब जब बच्चा के अंदर आरडीएस हुआ तो ट्रीटमेंट अपन क्या करेंगे, तो बात कर लेते हैं यहाँ पर ट्रीटमेंट की। ठीक है, तो ट्रीटमेंट क्या देंगे अपन, जब इंट्राट्रेकियल रूट से क्या इंट्राट्रेकियल रूट से हम सरफेक्टेंट देंगे। क्या देंगे, सरफेक्टेंट। और सरफेक्टेंट अगर मान लो प्रीटर्म का है, प्रीटर्म में है तो प्रीटर्म को क्या करना है, पोस्टपोन्ड करना है। क्या करना है, पोस्टपोन्ड करना है। और पोस्टपोन्ड कैसे करेंगे, तो आपको देना पड़ेगा टोकोलाइटिक एजेंट जैसे कि निफिडिपिन या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, या दे दो आप MgSO4 दे दो। और जब ये टोकोलाइटिक एजेंट आप दे दोगे तो इससे क्या होगा, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएंगे, और यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएंगे तो डिलीवरी नहीं होगी। इससे क्या होगा, प्रीटर्म पोस्टपोन्ड हो जाएगा। तो ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, अगर लंग्स को स्टिमुलेट करो, लंग्स को स्टिमुलेट करो, लंग्स को स्टिमुलेट करो। और लंग्स को स्टिमुलेट कैसे करना है तो समझिए, तो आप क्या दो, स्टेरॉइड दे दो। क्या दे दो, स्टेरॉइड दे दो। और स्टेरॉइड देने से क्या होगा, स्टेरॉइड किसको देंगे, मदर को देंगे। कौन से रूट से देंगे, IM रूट से देंगे। और IM रूट से देने के बाद नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर, कितने, नेक्स्ट 48 आवर्स में सरफेक्टेंट बनने लग जाएगा। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के बारे में। लंग्स में क्या देखने को मिलता है, सरफेक्टेंट की कमी देखने को मिलती है, तो कोलैप्स नहीं हो पा रहे हैं, मतलब सरफेक्टेंट कंपोनेंट ही नहीं है। और कंपोनेंट नहीं है तो लंग्स कोलैप्स होंगे, अलवेल कोलैप्स हो रही है। और उसको अगर आपको ट्रीट करना है तो इंट्राट्रेकियल रूट से सरफेक्टेंट देना पड़ेगा। प्रीटर्म को पोस्टपोन करो, टोकोलाइटिक एजेंट दो। टोकोलाइटिक एजेंट हमारे निफिडिपिन होता है, MgSO4 होते हैं, जिससे यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होंगे। यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होंगे तो डिलीवरी नहीं होगी। उसके बाद आप लंग्स को स्टिमुलेट करो, स्टेरॉइड दो, मदर को IM रूट दो, IM रूट से दो। नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर क्या होगा, सरफेक्टेंट बनने लगेगा। तो ये था हमारा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के बारे में। तो आज की वीडियो में केवल